इस सबको पीडीएफ दो जी जल्दी। आपको नहीं चाहिए पीडीएफ? दे दो अपनी उसको, दू को लेके आइए। अच्छा, ये बात गजब काम करती है। जो सहेली के लिए ले गई उसके पास पहले से है पीडीएफ। सब लाइव वाले सब लोग को गुड मॉर्निंग बाबू। पीडीएफ आप लोग को अपलोड कर दिया गया है भाग संख्या 5 का। आपको पहले से समझाए थे ये संविधान का। टकला किसको फोन कर रहा है? बंद कर मोबाइल, ले आओ इधर। तुम पहले से टकला, यहाँ नंबर लिख देंगे, सबसे पहले रिजेक्ट हो जाएगा। वैसे भी तुमको कोई मजबूरी में झेलना होगा। सुबह सुबह ये सबको चालू हो जाता है तो यहाँ में, और वो सबको चैन नहीं रहता है। उस दिखाइला के चक्कर में हम बड़ा तोरा मानते हैं। चलो अब ध्यान से मतलब आगे समझते हैं। कल हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बताए थे, आज उसको थोड़ा सा खत्म करके और हम लोग शुरू करेंगे भाग संख्या 5। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी, ये शासन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। ये हर उस स्टेट पर लागू था जो अपने आप में स्टेट था, जिसके पास सोवर्निटी यानी क्या था, सोवर्निटी को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? संप्रभुता। संप्रभुता मतलब वो डिसीजन लेने के लिए क्या है, अपने आप में फ्री है। डीपीएसपी में हम लोग देखे थे कई तरह की चीजें मिली थी आपको 36 से 51 के बीच में। हाँ, बस 36 में कहिए कि बस परिभाषा देके छोड़ दिया था, और 37 में धमका के छोड़ दिया था कि न्यायालय नहीं जा सकता। बाकी तो अच्छे बात बोला था ना। 36 में स्टेट की क्या दिया था? परिभाषा, और 37 में धमका दिया, सोचा न्यायालय मत जाइए नहीं तो लात मार के भेज देगा तुमको। क्या हम डीपीएसपी के लिए न्यायालय जा सकते हैं? नहीं। लाइव वाले हो गया गुड मॉर्निंग। यार तुम लोग 250 बार गुड मॉर्निंग करते हो गया। चलिए ध्यान से, आप लोग का नौकरी हो जाए यही सबसे बड़का गुड मॉर्निंग है। और उसके बाद कहोगे आप लोग कि सर कमेंट पे ध्यान नहीं देते हैं। चलिए अब ध्यान से हम लोग समझते हैं। सोना जेहार जी, ये कोने भाषा में पढ़ रहे हो? ये कोने राज्य के हैं बाबू आप? जौहर जी, जौहर कौन जी बोल रहा है? कोने भाषा में होता? अरे वो तो जोहर होता है, नमाज का टाइम होता है। अभी थोड़े सुबह थोड़ी होता है जोहर, सुबह तो फजर के नमाज होता है। दोपहर में होगा जोहर, उसके बाद 4 बजे असर, 6 बजे मगरिब, 8 बजे ऐसा रत। तो टाइमिंग तो ठंडी गर्मी से एक आध घंटा आगे पीछे होता है। रतिया 1 बजे तहज्जुद, 2 बजे तहज्जुद होता है। अरे वही ठंडी गर्मी में आगे पीछे थोड़ा सा टाइम घसक जाता है, उतना मैनेज करके चलिए। तहज्जुद के लिए रात 2 बजे नहीं होना चाहिए। तहज्जुद के लिए नियम है कि एक नींद पूरी होनी चाहिए ऐसा के बाद, समझ में आया? फजर से पहले। चलो छोड़ो ये सब, अलग अलग जगह का क्या ले लेता है सब एडमिशन, और उस भाषा में हमको गुड मॉर्निंग बोलेगा। हमको क्या समझ में आ रहा है भाई? जौहर कह रहा है सब। देखिए डीपीएसपी जो है वो बार बार नीति नहीं दे सकता, तो बोलेंगे कि डीपीएसपी से समझ जाएंगे, बस समझ जाएंगे आप लोग। ये 36 से कहां तक है? 51। 36 से 51 तक ये एक मात्र ऐसा सेक्शन है ना जिसमें आपको एक तरह की बातें नहीं मिलेंगी, कई कैटेगरी की कई तरह की बातें मिलेंगी जो शासन के लिए अच्छा है। जैसे आर्टिकल 40 ये पंचायत की बात कर रहा है, अलग ही लेवल पे है। आर्टिकल 42 महिलाओं की बात कर। आर्टिकल 48 और 48 का कह जानवर हो, 48 में नॉर्मल जानवर है पालने योग्य, और 48 के कौ में जंगली जानवर, वन्य जीव जंगली जानवर है। 48 में ही खेती वाला चीज है, और 48 के में जंगल पर्यावरण हो गया। तो बताइए ये एक अलग ही बात करने लगा। देख रहे हैं आदमी को छोड़ के जानवर पे चल गया। 51 देखिएगा तो अंतरराष्ट्रीय संबंध बना के रखो भैया, कहाँ भेज दिया? इंटरनेशनल में भेज दिया वहां पर। 43 में देखिएगा मजदूरों को निर्वाह योग्य मजदूरी दीजिए। 43 के क में देखिएगा उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी की। उसी में ख में देखेंगे कहा गया कुटीर उद्योग लघु उद्योग को क्या दीजिए? बढ़ावा दीजिए। आपको पूरी डीपीएसपी देखेंगे तो पूरा डीपीएसपी के दौरान सर हिस्ट्री से जो आप कैप्सूल कोर्स, कैप्सूल नहीं टॉनिक कोर्स था, उससे क्वेश्चन पूछता था। हाँ हाँ टॉनिक, वो जीडी का टॉनिक बैच था, ये बेचारा भूल गया करा कैप्सूल कोर्स था। टॉनिक ज्यादा काम करता है। किसी भी एग्जाम से पहले आप लोग को क्या कौन सा बैच आता है? टॉनिक।
और टॉनिक में अगर काम नहीं चलता है तो सेलाइन बैच चढ़ाया जाता है आपको। सबसे बढ़िया बैच ये आपका फाउंडेशन बैच है, इसको आप अच्छे से पढ़िए। आपको हम बताते हैं ना लड़का सब गलती कहाँ करता है, क्योंकि अभी भाग 5 स्टार्ट होने वाला है, इसलिए हम आपको समझा रहे हैं कि आपसे गलती तभी होती है जो लड़का, कभी भी एक चीज याद रखियो, आप कितना पढ़े हैं इस बात पे कभी रिजल्ट हो ही नहीं सकता। डिपेंड करता है कि आपने कितना याद रखा है, रिवीजन कितने का है। आप पूरा पॉलिटी मत पढ़िए, आपको हम बताते हैं जो नंबर कौन ज्यादा पाएगा। मान के चलिए किसी लड़के ने 30% ही पॉलिटी का पढ़ा है, 30%, 50% मान लीजिए, 50% ही पॉलिटी पढ़ा है, उस 50% उसको याद है। और किसी लड़के ने 100% पॉलिटी पढ़ा है, लेकिन रैंडम है, उसको 100% कंफर्म नहीं, उसको रिवीजन की जरूरत है। एग्जाम में न जानते हैं वो 100% वाले से ज्यादा नंबर 50% वाला पा जाएगा, और इसी सब का रिजल्ट होता है। और लोग क्या कहते हैं, तो पढ़ने में तो ठीक नहीं था, रिजल्ट हुआ कैसे हो गया? अरे भैया वो 50% वाले में था, जितना था उसके हाथ में था। समझ में आ गई नहीं? इसलिए हमेशा याद रखियो, उतना करियो जितना आपको याद हो सके। पीछे जाओ, अब नहीं पीछे थोड़ा सा में, चलो जल्दी जाओ पीछे। टूटा हुआ बेंच है, उस पर बैठोगे तो टूट जाएगा, वो टूटा हुआ बेंच है वो। लास्ट बेंच पे जाया कर, बबनी लोग लेट हो जाता है तो लास्ट बेंच ही खाली रहता है, बीच में का खाली नहीं रहता है। तो देखिए डीपीएसपी कई तरह की बातें को करता है, तो इसे कैटेगराइज किया गया है कि इसमें कुछ ऐसे डीपीएसपी है जो गांधी जी बड़े समर्थक थे। सिंपल बात है, कृषि पशुपालन के लिए गांधी जी समर्थक थे कि नहीं भैया? वो खेती, उन्होंने ही कहा था भारत गांवों का देश है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भारत कहाँ का देश है? गांव का। और उसी गुजरात के मोदी जी हैं जो गांव को छोड़ के स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। अपना अपना क्या होता है, विजन होता है, हर चीज अपने जगह पे परफेक्ट होते हैं। तो बताइए जो कृषि एवं पशुपालन वाला 48 है, इस पर ज्यादा समर्थन किसका था? गांधी जी। पंचायत वाला गांधी जी, कुटीर लघु एवं कुटीर उद्योग वाला गांधी जी, मजदूरों की कामगार के लिए गांधी जी, हाँ गांधी। समान सिविल संहिता गांधी जी का था, उनको ही सबसे मतलब ही नहीं था, गांधी जी को ही सबसे ज्यादा मतलब नहीं। ये किस लिए था? ये सोशलिस्ट था, समाज में क्या लाने के लिए? समानता लाने के लिए। समाज में क्या लाने के लिए? समानता लाने के लिए था। कौन सा? 44। तो हम लोगों ने नीति निर्देशक तत्व को कई कैटेगरी में बांटा है, आपके मटेरियल में कैटेगरी होगा, आप चेक कीजिए। पहली कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी चेक कीजिए, इसमें तो नहीं है जी। पहला कौन सी कैटेगरी है बताइए? गांधीवादी। दूसरी कैटेगरी समाजवादी। पहला गांधीवादी मतलब गांधी जी से विचारों से प्रेरित, दूसरा समाजवादी, 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 और उसके बाद उदारवादी या बौद्धिक, या फिर बौद्धिक। बौद्धिक मतलब इंटेलेक्चुअल, वैदिक नहीं होगा, बौद्धिक होगा। अरे भाई इंटेलेक्चुअल, ध्यान से समझिए, अब ध्यान, जो गांधी जी से रिलेटेड था। अब इसमें ऐसा तो हो नहीं सकता है, हो सकता है कि गांधी जी की कुछ विचारधाराएं समाज के लिए हो, तो गांधीवादी भी हो सकती है, और वो क्या हो सकती है? समाजवादी। कुछ चीजें तीनों में हो सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं? तो हम लोग को इसी में क्या करना है, थोड़ा सा कैटेगराइज करके रखना है। पहला गांधीवादी में, तो गांधीवादी में सबसे पहले आप किसे रखना चाहेंगे? 40 को। 40 में क्या है? पंचायत, तो इसमें हम डाल दिए 40, पंचायत में डाल दिए। उसके बाद गांधी जी वाला में कौन सा? 43, काम निर्वाह योग्य मजदूरी दीजिए, निर्वाह योग्य मजदूरी दीजिए। किसी को दिक्कत नहीं है? हाँ कौन कर रहा है? 43 का क बोल, क चिल्ला रहा है, हमको पगला गया। 43 का क ख सब चल जाएगा इसमें, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये कौन सा है? गांधीवादी। कौन सा है? गांधीवादी। आगे बढ़े, और भी कुछ गांधीवादी है। गांधी जी SC ST के लिए हमेशा समर्थन में रहते थे। हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी दलितों के खिलाफ नहीं थे, दलितों के समर्थक थे। और SC ST की बात किस आर्टिकल में है? 46। तो SC ST की बात 46, ये किस में जाएगा? गांधीवाद। और महात्मा गांधी शराब पीने के समर्थक थे, तो पोषाहार शराब पर प्रतिबंध कौन थे? महात्मा। लेकिन ये तो उदारवादी और इंटेलेक्चुअल भी होना चाहिए, क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान, इंटेलेक्चुअल इंसान कभी भी शराब को प्रमोट नहीं करे। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो कभी भी प्रमोट नहीं करेगा। अब 48, कृषि एवं पशुपालन के महात्मा गांधी समर्थक थे कि नहीं थे? महात्मा गांधी समर्थक थे। किस चीज के? कृषि एवं पशुपालन के। क्या इसमें कोई याद करने की चीज है?
देखिए इसको आप एग्जाम के हिसाब से याद करेंगे कभी याद नहीं होगा, और इसको आप ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे कि गांधी जी की विचारधाराएं कैसी थी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आप गांधी जी अहिंसा के प्रति पुजारी थे, शराब के खिलाफ थे, दलितों को आगे बढ़ाने की बात करते थे, अहिंसा के पुजारी थे, मारधार नहीं करना चाहते, गांव में ज्यादा विश्वास रखते थे। समझ में आ गया कि नहीं? ये हो गया आपका कौन सा? गांधीवादी। कौन सा हो गया? गांधी। और 36 में कुछ है, उसमें तो कुछ नहीं है, उसमें परिभाषा देके रख दिया। और 37 में धमका के छोड़ दिया। 38 में लोक कल्याण, लोक कल्याण। तो भैया ये गांधीवादी में भी जा सकता है क्या? गांधी जी लोक कल्याण की बात नहीं करते थे, लेकिन लोक कल्याण मेनली होना चाहिए समाजवादी। लोक कल्याण, महिला पुरुष का समान वेतन, तो वह समाजवादी कहता है समाज में सबको ध्यान दीजिए, तो महिला पुरुष को भी समान काम के लिए समान वेतन, समान काम के लिए क्या दीजिए? समान। किसी को कोई दिक्कत है? ये किस में जाएगा? समाजवादी में। और कौन सा जा सकता है? 39 का ए बी दोनों चला जाएगा, यहां पे भी चला जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा, समाज को ध्यान रखने के लिए। अब इसके बाद कौन सा जाएगा? 40। 40 तो किस में जाएगा? गांधीवादी में। शराब तो चलिए, शराब देखो भाई, शराब आजकल फैशन हो गया है, तो सब लोग पे नहीं कह सकते हैं। शराब क्या हो चुका है? फैशन बन चुका है। हम भी कहीं भी जाएंगे ना, तो सबसे पहले लोग प्यार से पूछेंगे सर ड्रिंक लेंगे, तो फिर वो बताएगा सबकी नहीं लेते हैं। ये तो ताज्जुब से देखते हैं क्या बात कर रहे हैं, हम अजीब देखता है सर, क्या कहता सर, क्या फायदा है इतना पैसा वैसा रख के, बताइए ऐसे। जो हमको फर्स्ट टाइम देखता है, गाड़ी उड़ी से उतरते हैं ना, तो जो गार्ड उड़ रहते हैं सब उसको समझने लगता है खान सर यही क्या, फिर देखता है यार यही है। टीम टाम करके हम कहीं नहीं जाते। एक और को देखेंगे मारा इसे टाई लगा लेगा, कोट लगा देगा, कोट के अंदर एगो छोटका कोट पहन लेगा, अरे शुद्ध भारतीय है, कोई दिक्कत नहीं। एगो गम न तो धोती पहन ले किसी दिन। धोती सबसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड ड्रेस होता है, उसको बांधने का बहुत मेहनत करना पड़ता है। चलो ध्यान से, तो शराब फैशन भी बन चुका है। बाहर बड़े बड़े देखेंगे दिल्ली वगैरह में, और पंजाब में देखिएगा तो वो तो एक मतलब खाना के साथ एक पैक लगा। तो वो भी शराब पर बैन होना चाहिए। तो 41 इसमें आएगा कि नहीं आएगा? कुछ दशाओं में कमजोर वर्ग की सरकारी सहायता, चाहे वो विधवा पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, मतलब जो मतलब विकलांगों के लिए सहायता, ये सारी चीजें समाज के लिए समाजवादी है। 42 ये भी आएगा, प्रसूति सहायता देना, और ये उदारवादी में भी आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? सिंपल है, इसमें भी आ जाएगा, समाज को ध्यान रखने के लिए बनाया गया। 42 और किस में जाएगा बाबू? आप बताइए। इसके 43 जाएगा, और 43 गांधीवादी में भी जाएगा। भाई मजदूर को गांधी जी भी समर्थन करते थे, और एक अच्छे समाज की कल्पना ही नहीं कर सकते जहां मजदूरों का ख्याल नहीं रखा जाए। मजदूरों का ख्याल रखना जरूरी होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजदूर का भी ख्याल रखना। जैसे आप देखेंगे कि आप लोग के यहाँ जितना ये काम वाम करने हैं, आपका LIC है कि नहीं है? आप लोग का LIC है? आपको LIC करा के रखना चाहिए। पिताजी कराए होंगे, ये लोग कराए होंगे। तो ये सारी ये मजदूरों की बात किस में कहा गया है? 43 में। हालांकि प्रधानमंत्री की ओर से कई सारी योजनाएं चलती हैं जिन्हें गरीब लोग नहीं जानते हैं। एक मजदूर 2 रुपया महीना प्रीमियम दे सकता है, यानी 24 रुपया सालाना। और 24 रुपया क्या हो जाता है सालाना? 2 रुपया महीना मतलब 24 रुपया सालाना। तो आप बताइए, आपके यहाँ कोई नौकर काम कर रहा है, कोई दाई काम कर रही है, या कोई स्टाफ काम कर रहा है, वो बेचारे के पास इतना पैसा तो नहीं है कि 10,000 का LIC कराएगा, बट उसके लिए उसको पता भी नहीं है। तो आपका ये फर्ज बनता है कि सर बैंक में जाइए, उसके लिए 24 रुपया दीजिए, और 24 रुपया का उसके लिए LIC करा दिए। कल को उसको हो जाता है तो 3 लाख रुपया उसको मिल जाएगा। 2 लाख है, 3 लाख नहीं, 2 लाख उसके लिए बहुत हो जाता है। जो 500 का प्रीमियम नहीं ले सकता था, उसके लिए 2 लाख रुपया बहुत हो जाता है। और आपके जेब से कितना गया? 24 रुपये। तो आप लोग के यहाँ भी अगर कोई काम वाम कर रहा होगा, स्टाफ वगैरह, हम यहाँ सबका करा के रखे हैं 2-3 टाइप का, कोनो को बताए नहीं है। क्या पता मर के ट्राई करे।
समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जान जाएगा तो उसको ये थोड़ी पता लगेगा कौन सा प्रीमियम है कौन सा नहीं है। अब सब आदमी अलग अलग टाइप का प्रीमियम करा के रखता है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ये 43 भी किस में आएगा? समाजवादी में। 44 आएगा समाजवादी में। समाज से ज्यादा मतलब नहीं है, हालांकि होना चाहिए तो समाज में अच्छा, वो ज्यादा 44 समान सिविल संहिता की बात है। अनपढ़ आदमी समान सिविल संहिता जानता ही नहीं है, उसको पता, वो इंटेलेक्चुअल लोग जानते हैं। समाज में बराबरी वाले उदारवादी, तो 44 किस में डालेंगे? उदारवादी में। तो इसको लास्ट में अस्थिर निपटाएंगे लोग इसको। और इसमें क्या डाल सकते हैं हम लोग? इसमें और क्या डाल सकते हैं समाज के लिए? एक बात बताइए, अगर हम SC ST को ऐसे ही पीछे छोड़ देंगे तो क्या आप एक अच्छे समाज की कल्पना कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो बताइए SC ST की चर्चा किसमें है? किसमें है? किसमें है? 46 में। तो 46 गांधीवादी में भी है और समाजवादी में भी है। समाजवादी में समाज सबको क्या करना है? बराबर लेके चलता है। 45 ये किस में चला जाए? 45 भी समाजवादी के लिए, लेकिन 45 किसके है? शिक्षा वाले के लिए। शिक्षा एवं 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। तो उदारवादी और बौद्धिक में चला जाएगा। वो ज्यादा प्रीफर कौन करेगा? उदारवादी। उदारवादी करेगा कि नहीं करेगा? और इसमें क्या डाल सकते हैं? सोच के बताइए। 39 इसी में चला जाएगा। 39 को भी इसी में चला जाएगा। मेनली देखिए, मेन यही जाएंगे सब। ऐसा नहीं है कि आप इसमें 45 को डालिएगा जिसमें शिक्षा का अधिकार है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, तो वो समाज के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन वो ज्यादा सूट करेगा किसको? उदारवादी। ज्यादा किसको सूट करेगा? उदारवादी को। समाज में शराब पी के उल्टल रहिएगा तो क्या अच्छा बात है? हाँ, शराब पी के मर जाइएगा, गड़बड़ हो गया। रूस में ज्यादातर लड़के मर जाते हैं शराबे पी के वहां पर, इसलिए वहां पे लड़कियों की संख्या क्या है? ज्यादा है। शराब पी के वहां उल्टल रहेगा, सब मर हो जाएगा सब। लड़की सब भी वहां शराब पीती हैं, लेकिन लड़की सब एक लिमिट में वहां पीती है। लड़का सब सोचा बाल्टी से पिएगा, मर जाओ, मरेगा वहां पर। तो ये भी है, लेकिन ये ज्यादा सूट किसको करता है? गांधीवादी को। क्या शराब कोई उदारवादी, एक लिबरल और एक इंटेलेक्चुअल इंसान शराब को प्रीफर करेगा? नहीं करेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये नहीं करेगा। एक लड़का क्वेश्चन कर रहा है, सर बिरसा मुंडा के बारे में कुछ बताइए। तो भाई बिरसा मुंडा के बारे में हम ये पॉलिटी के बैच में क्या बताएंगे? हिस्ट्री के बैच में हम पूरा पढ़ाए हुए हैं बिरसा मुंडा के बारे में, ठीक है? तो हम लोग ट्रैक से नहीं ना हट सकते हैं। अब ये बताइए 47 इसमें रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? लेकिन ज्यादा सूट किसको कर रहा था? गांधी, क्योंकि वो गांधी जी शराब के एकदम सख्त खिलाफ थे। नीतीश कुमार भी शराब के क्या है? खिलाफ। हाँ भाई, खिलाफ। शराब बिकता है आप लोग की वजह से। आप काहे पीते हैं? जो पीता है उसी के वजह से ना बिकता है। तो जो पी रहा है उसी के लिए बिकता है। डिमांड रहेगी तो सप्लाई कहीं ना कहीं से हो जाएगा। और बिहार में शराब आने का एक बहुत बड़ा रीजन है झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और नेपाल। बिहार बीच में है और चारों ओर से शराब है। तो एक समझ जाइए कि शराब के बीच में बिहार नाम का कमल खिला हुआ है। यूपी गवर्नमेंट को बोलिए, वहां पर योगी जी हैं, अगर वो शराब को बंद कर दें तो ठीक है, बट उनको मजबूरी है। वो साधु संत आदमी है, वो भी चाहते हैं शराब को बंद करना, लेकिन उनको दिख रहा है कि भैया शराब बंद कर देंगे हमारा लगभग 30,000 करोड़ रुपया का घाटा लग जाएगा। तो भाड़ में जो सोच रहा पी के मरो तुम, हमको क्या दिक्कत है? छोटा सा ऐड करके रख देंगे कि भैया शराब पीना गलत है। सब चीज देखना होता है। एक मुखिया, एक जो राजा होता है ना, उसको बहुत बार ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जो उसे नहीं लेना चाहिए। कोई राज्य का मुख्यमंत्री नहीं चाहता है कि उसके यहाँ कोई शराब पिए। कोई नहीं चाहता है कि गुटखा खा के कोनो मार किचाइन कैले रहे वहां पर। समझ आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन क्या है, लोगों का रोजगार है, फिर वोट बैंक भी है, फिर पैसा को भी देखना है। अब जितना पियक्कड़ है, कोनो नीतीश कुमार को वैल्यू देता है? लेकिन वो पियक्कड़ की पत्नी नीतीश कुमार को एकदम आरती दिखाएगी, एकदम भाई बहुत अच्छा काम करता है। चलिए अब ये किसमें देखते हैं? बौद्धिक उदारवादी में देखते हैं। उदारवादी उसे कहते हैं जिसको सारे लोगों को समान वैल्यू दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उदारवादी। उदारवादी पढ़ा, देखिए उदारवादी यानी लिबरल वही हो सकता है जो पढ़ा लिखा है। जो पढ़ा लिखा नहीं है वो कभी लिबरल हो ही नहीं सकता है। तालिबान पढ़ा लिखा है, क्या वो उदारवादी है? नहीं। भारत में लोग पढ़े लिखे, ये उदारवादी है। दुनिया का एकमात्र ऐसा देश भारत है जहां इतने तरह की भाषाएं बोली जाती है। यह एक दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां हर तरह के धर्म के लोग अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। समझ में गया? 56 कंट्री है इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन कॉरपोरेशन OIC में, लेकिन तालिबान जब मार रहा था वहां के लोगों को तो वो हिंदुस्तान आ रहे थे।
समझ में आ गया कि नहीं? कहीं नहीं पाकिस्तान भाग रहे थे लोग, आ जाओ, ये कहाँ आ सकते थे हिंदुस्तान में, क्योंकि भारत में शुरू से कहा कि वसुधैव कुटुंबकम, और ये हम लोगों का गर्व की बात है। लेकिन क्या है कि कुछ लोग इतने बड़े मतलब उपलब्धि को गंवाना चाहते हैं, मतलब मार धार करके कुछ फायदा नहीं हो सकता। तो उदारवादी होने के लिए आपको इंटेलेक्चुअल होना पड़ेगा। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो उदारवादी नहीं है। आप बहुत पढ़े लिखे के पास जाइएगा तो आपके क्वालिटी को वो देखेगा, और कम पढ़े लिखे के पास जाइएगा तो पहले आपकी जाति को देखेगा। तो उदारवादी के लिए बौद्धिक होना जरूरी है, तभी वो ऐसी बात करेगा। सेकुलरिज्म कब पढ़ाएंगे सर? सेकुलरिज्म कब पढ़ाएंगे? प्रीएम्बल में है सेकुलरिज्म, आपको जब प्रस्तावना पढ़ाएंगे प्रीएम्बल तब आपको पढ़ाएंगे, ठीक है? प्रीएम्बल में है, प्रस्तावना में सेकुलरिज्म। सब पंथ निरपेक्ष है हम लोग, धर्म निरपेक्ष नहीं है हम लोग। हम लोग क्या है? पंथ निरपेक्ष। वो सेकुलरिज्म आएगा तो पढ़ा देंगे बाबू। चलिए अब ध्यान से देखें सर, एक बार YouTube पर लाइव आ जाइए। अरे यार हमको नहीं आता है लाइव कैसे हुआ जाता है YouTube पर, हमको एप्लीकेशन का सिस्टम पता है, YouTube का नहीं पता, आज तक कभी लाइव नहीं हुआ है। चलिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, इसमें बताइए उदारवादी में पहला किसको रखना चाहेंगे? अपने मन से सोच के बताइए। उदारवादी सुनिए ध्यान से, 36 को तो रखेंगे नहीं, 37 धमका के चल गया। 37 जो है वो 37 धमका के, 38 लोक कल्याण समाज की बात कर दिया, 39 समान काम के लिए समान वेतन समाज की बात कर दिया, 40 पंचायत गांधी जी की बात कर दिया, 41 मजदूरों के लिए गांधी जी की बात किया, समाज के लिए बात कर दिया, 42 महिला एवं प्रसूति सहायता समाज के लिए, 43 दोनों की बात कर दिया, मजदूर की बात किया, 44 समान सिविल संहिता। ये पढ़ा लिखा ही इंसान इसको चिल्लाएगा। तो बताइए समान सिविल संहिता किसमें है? 44 में समान सिविल संहिता 44। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ये बताइए समाजवादी पढ़ाई के लिए सबसे ज्यादा कौन लड़ाई करेगा? शिक्षा के लिए जो बौद्धिक इंटेलेक्चुअल लोग हैं वही क्या करेंगे? पढ़ाई पढ़ाई चिल्लाएंगे लोग, हमारा पढ़ाई लिखाई होना चाहिए। कभी अनपढ़ आदमी पढ़ाई की बात बहुत कम करते हैं लोग यहाँ पर। तो इसमें हम 45 को डालेंगे कि नहीं डालें? 45 इसमें डाल देंगे। और इसमें क्या डालेंगे? देखिए 46 में क्या चीज है? 46 में SC ST, 46 में SC ST में गांधीवादी हो जाएगा और समाजवादी हो जाएगा, क्योंकि गांधी जी भी कहते थे कि समाज को बराबर रखना है, तो SC ST को पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन यानी जो पीछे रह गए उनको बढ़ावा दीजिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। 45 हो गया, 45 के 46 तो किसमें चला गया? गांधी। 47 गांधीवादी। 47 इसमें भी आ सकता है कि नहीं आ सकता? आ सकता। पढ़ा लिखा इंसान कभी शराब को प्रीफर करेगा नहीं, लेकिन ज्यादातर उसको किसमें डाल देंगे? क्योंकि पढ़ा लिखा शराबो पीता है को इतना बड़ा बोतल में पीता है, हाँ एकदम बड़ा सा, हाँ उसका ना शराब से महंगा बोतलवा लगता है खूब बड़ा बड़ा इसे बोतल टाइप का रहेगा, पिएगा। देखेंगे ना क्रिकेट मैच जीतता है तो CBSE वाला इसे फेना करके छीट देता है ऐसे ऐसे करके पूरा फेना करके छीट देगा वहां से। अजब CBSE वाला अजब होता है सब। बताइए ऐसे करके छीट देगा सब, किचाइन कर दिया। ये कौन चीज का पार्टी मना रहा है रे? हिंदी मीडियम वाला केक खाए काटेगा बर्थडे तो केक काट के खिलाएगा और ओके पोत देगा मुंह में, हैप्पी बर्थडे। अरे सोचा ना हैप्पी, CR ऐसा कर दिया उसको हैप्पी बर्थडे, पूरा केकवा उसमें ना मुंह में पोत देता है और CR ऐसा घूम रहा है, ऐसे हटा के देख रहा है कौन कौन आया है बर्थडे में। हम लोग का तो कभी बर्थडे नहीं मना, पता नहीं है डेट ऑफ बर्थ हम लोग का, मतलब ओरिजिनल जन्म दिवस को जो मार्कशीट में डाल दिया वही मना रहा है। अब मनाता कौन चीज पता नहीं चलता है। हिंदी मीडियम वाला नहीं मनाता है सब। आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान देखिए 48 जो 46 क्या है? SC ST, वो उधर डाल देंगे। 47 गांधी जी को दे देंगे। 48 कृषि एवं पशुपालन गांधी जी को दे दीजिए। पर्यावरण वन्य तथा वन्य जीव, ये केवल वही बात करता है जो दूर तक सोचता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसमें 48 डालें कि 48 का कौन डाले? 48 भी डाल सकते हैं, लेकिन 48 में कृषि एवं पशुपालन था, ये ज्यादा फेवर कौन करते थे? गांधी जी। लेकिन पर्यावरण वन्य जीव की रक्षा ये कौन करता है? आगे बढ़े। 48 के कौन जा सकता है कि नहीं जा सकता? अब ये बताइए स्मारकों की रक्षा जाएगा कि नहीं जाएगा? अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, ये सब चीज इंटेलेक्चुअल लोग चीज इनकी महत्व को समझते हैं, नहीं समझे? पढ़े लिखे लोग ही कहेंगे कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से क्या करना चाहिए? अलग। वरना अनपढ़ लोग को पता ही नहीं है कि क्या होता है जुडिशियरी, क्या होता है एग्जीक्यूटिव। कार्यपालिका न्यायपालिका से क्या मतलब है उससे? किसी को कोई दिक्कत नहीं है?
किसी को कोई दिक्कत? इक्यावन में क्या है? अंतरराष्ट्रीय शांति। तो इंटरनेशनल लेवल की बात कौन करता है? जो पढ़ा लिखा, उसी को ना इंटरनेशनल लेवल पे ले जाके रख सकते हैं आप वहां पे। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये कैटेगरी आपको क्या करना है? याद नहीं करना है, आपको दिमाग से समझ समझ के इस चीज को डालना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ये यूपीएससी में भी पूछ दिया था, निम्नलिखित में से कौन सा डीपीएसपी यानी नीति निर्देशकता तो गांधीवादी है? तो आप चार ऑप्शन दिखिएगा, मिलाइएगा, गांधी जी ज्यादा समर्थक किसके थे? ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें तीनों में आएगी, कॉमन हो जाएगा। 43 आप तीनों में डाल सकते हैं, 43 इसमें भी जाएगा, 43 इसमें भी, आप इसमें भी डाल सकते हैं 43 को, तो कॉमन में ही जा सकता है। 47 भी कॉमन हो सकता है। तो आपको ये देखना है कि ज्यादा प्रेफरेंस किसको देना है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? एक चीज दो जगह काम कर सकते हैं, हम पढ़ा भी सकते हैं, गाड़ी भी चला सकते हैं, जेसीबी भी चला सकते हैं। तो आप हमको क्या कहिएगा? हाँ, बढ़िया से वेल्डिंग में मारते, तो मेन ज्यादा फोकस किस पे कर रहे हैं? तो हमको आप किस में डालिएगा? टीचर में। आगे बढ़े, ये कैटेगरी हो गया किस चीज का? आगे बढ़े, कौन सा? कौन चीज का कोटा? राशन उसन का कोटा लोक कल्याण के लिए देता है 38 में। कहा गया जी? समाजवादी में ये रहा, ठीक है। कोटेदार है तुम? अरे समझ गया है, कोटा चलता है तब सब लोग आप नौकरी लीजिए और कोटा को त्याग दीजिए। समझ गया कि नहीं आ गया? सब लोग नौकरी लीजिए, आप लोग को किसी को कोई दिक्कत नहीं है, 44 चला जाएगा। सर हम आई एम ऑल्सो अ वेल्डर, बिट्टू शर्मा। बढ़िया बात है भाई। गैस वेल्डिंग करते हो कि भाई इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग करते हो? गैस वेल्डिंग में कमजोर होता है, तो सब यहाँ नॉर्मल काम के लिए आएगा बकलवा। चलो बाबू, अब ध्यान से हम लोग समझते हैं। सर वोट बैंक क्या होता है? ये आपको पढ़ाया जाएगा जब आगे पढ़िएगा, आपको निर्वाचन आयोग तब। ये हमने नीति निर्देशक तत्व को क्या कर दिया? कैटेगराइज कर दिया। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा तो ठीक है, नहीं बना तो और ठीक है। चलो अब हम लोग नीति निर्देशक तत्व के बारे में दो बातों को ध्यान से समझते हैं। हालांकि इसको आगे जब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पढ़ाएंगे तो भी बताएंगे। इसमें दो चीजें जो थी वो सिर्फ डायरेक्टली रिलेटेड थी प्रिंसिपल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिटी यानी डीपीएसपी से। पहला था चंपकम दोराई राजन, ये संविधान जैसे लागू हुआ 51 में ठोक दिया यह मुकदमा। चंपकम दोराई राजन मामले में कहा गया कि अगर दो चीजों में विवाद हो जाए, मतलब भाग 3 और भाग 4, मतलब मूल अधिकार और नीति निर्देशकता, दोनों में विवाद हो जाए तो किसको वैल्यू दीजिएगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विवाद कैसे होगा रे? तो कहा कि सुनिए जज साहब, आर्टिकल 45 कहता है कि जाति, धर्म, लिंग इस सब के आधार पर भेदभाव नहीं हो। सॉरी 15, हम 14 बोल दिए क्या? ओ 45 बोल दिए, सॉरी 15 है। तो ये मूल अधिकार में 15 में जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं हो। मेनली उसने कहा कि जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। किसमें बोला है? 15 में। किसमें बोला है? 15 में। ये मूल अधिकार है, ठीक है। अब 45 में बोलता है SC ST को थोड़ा सा 46, सॉरी उसमें तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों। 46 में क्या कहता है? SC ST के लिए विशेष प्रावधान। तो चंपकम दोराई राजन का है कि हम मूल अधिकार को माने कि कोई भेदभाव नहीं होगा, कि नीति निर्देशक तत्व को माने कि उन्हें बढ़ावा देना है। देख रहे हैं, मूल अधिकार क्या कहता है? हम सब बराबर है। यहां कह रहा है कि आप रिजर्वेशन दीजिए, किसके लिए? SC ST। तब तो सुप्रीम कोर्ट फंस गया, कहा कि भाई चंपकम दोराई राजन ठीक कह रहा है। उसने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि जब कभी भी बात इस पर आएगी कि मूल अधिकार बड़ा है या फिर डीपीएसपी बड़ा है, तो ज्यादा वैल्यू किसे दिया जाएगा? किसे? मूल अधिकार। किसे दिया जाएगा? मूल अधिकार। मूल अधिकार को दिया जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन इसने ये भी कह दिया कि मूल अधिकार के माध्यम से हमें डीपीएसपी में दिए गए लक्ष्यों को भी प्राप्त करना है। तो मूल अधिकार को भी रखना है, और डीपीएसपी समाज की ही बात करता है, वो किसी से कुछ छीनता नहीं है, तो उसे भी प्राप्त करना है। तो ये किस में था? चंपकम दोराई राजन में।
सबसे बड़ा डिसीजन आया इसको लेके मिनर्वा मिल मामले में। मिनर्वा मिल में कह दिया कि मूल अधिकार और डीपीएसपी दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। आपको दोनों का ख्याल रखना है। मूल अधिकार में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं करेंगे जिससे कि डीपीएसपी पर निगेटिव इफेक्ट पड़े, और डीपीएसपी में भी ऐसा कोई परिवर्तन नहीं करेंगे जिसमें मूल अधिकार को इफेक्ट पड़े। यानी दोनों में हार्मोनी, दोनों में एक असमंजस्य बनाने की बात किसमें कर दी गई, मिनर्वा मिल मामले में। किसी को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम चंपकम दोराई राजन की बात करें या मिनर्वा मिल की बात करें, दोनों में ज्यादा वैल्यू मूल अधिकार को है या डीपीएसपी को है, मूल अधिकार को। किस है, मूल अधिकार। लेकिन दोनों में सामंजस्य यानी हार्मोनी बनाने की बात किसमें की गई थी, मिनर्वा मिल में। किसमें की है, मिनर्वा मिल में। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सर इसमें से एनडीए के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे। एनडीए तो बहुत छोट हो गया भैया, कुछ ही दिन पहले क्या था, यूपीएससी का एग्जाम हुआ, और उस वक्त तक हम केवल आर्टिकल 20-22 तक पढ़े हुए किए थे। उतने में 4 क्वेश्चन आ गया था कि नहीं आया था। डिपेंड करता है कि आप कितना सीरियस पढ़ रहे हैं। हम बार बार आपको नहीं बोलेंगे कि बबुआ तू सीरियस पढ़ाई कर, आपका काम है आप पढ़ते रहिए। समझ में आ गया। अब वो आप मैट्रिक इंटर क्रॉस कर चुके हैं कि जहां बाबू भैया बोल के पढ़ाया जाएगा, यहाँ आप पढ़ेंगे तो ठीक है, नहीं पढ़ेंगे तो आपका इस बैच के लड़कों से तो कंपटीशन है ही है। इस बार नहीं हुआ तो इस बैच के लड़कों से कंपटीशन होगा ही, अगले बैच वाले से भी हो जाएगा। तो जितना देर कीजिएगा आपके लिए घाटा होता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये बताइए सबसे बड़ा डिसीजन गोलकनाथ में आया था या मिनर्वा मिल में? मिनर्वा मिल हो या गोलकनाथ हो, ज्यादा वैल्यू किसे दिया गया, मूल अधिकार को। लेकिन दोनों में सामंजस्य बैठाने की बात किसमें की गई, मिनर्वा मिल में। अभी सुप्रीम कोर्ट के लगभग 50 ऐसे डिसीजन हैं जिससे एक क्वेश्चन बीपीएससी या यूपीएससी यानी पीसीएस और आईएएस के लेवल में एक क्वेश्चन पक्का चिपका देता है। तो हम वो 50 डिसीजन तब पढ़ा देंगे जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ाएंगे तब। यहाँ आपके पीडीएफ में भी नहीं है, लेकिन हम आपको यहाँ हल्का बता दे रहे हैं ताकि वहां आपको इसको रिकॉल करने में इजी रहे। किसी को कोई दिक्कत नहीं। गोलकनाथ आएगा, केशवानंद भारती आएगा, बहुत सारा चीज आएंगे जिससे एक क्वेश्चन पक्का आपको पूछता है हमेशा। अब आगे हम लोग बढ़े इसमें। किसी को कोई डीपीएसपी तक में प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए रिजर्वेशन की जहां तक बात है तो हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जरूरी है। रिजर्वेशन क्या है कि कोई पीछे छूट गया है उसे हम आगे ला रहे हैं, ये होता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। निगेटिव डिस्क्रिमिनेशन कोई आगे है इसे रोक दिए, उसको कहें आओ आओ, ऐसा होता है क्या? आपको भी है, ऐसा नहीं है कि जनरल वालों को नौकरी नहीं मिलता है, मिलता है कि नहीं मिलता है, मिलता है। बस ये है कि वो जनरल को तकलीफ कब होती है पता है, जब देखता है कि हमसे कम नौकरी नंबर पाके SC ST को क्यों हो गया। ये थोड़ा सा जब कंपैरिजन करने लगते हैं तब क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। सपोज कीजिए आपको कट ऑफ ही नहीं बताया जाता, लेट सपोज कीजिए कि आपको बताया नहीं जाता कि कट ऑफ कितना गया, और ये भी नहीं बताया जाता कि आपका नंबर कितना है। बहुत सारे एग्जाम में होता है ना, आपको कट ऑफ पता है नहीं पता, पास है कि फेल है। आर्मी में भी होता है, ज्यादातर में एयरफोर्स वगैरह कई एग्जामों में होता है। तो क्या पता कर पाते आप? हाँ आगे बढ़े बाबू। सर मेरा नाम बोल दीजिए, बकलोल। सर सपेरा लोग जनजाति में, भाई सपेरा लोग भी एक तरह का जनजाति में आ जाएंगे, वो लोग का भी चर्चा इसी में है। चलिए अब ध्यान से आगे बढ़ते हैं। भाग संख्या किस पे चलते हैं, 5 पे। भाग संख्या किस पे चलते हैं, 5। भाग संख्या 5, संविधान में जिसका छूट गया वो संविधान पढ़ना छोड़ दे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? संविधान जो वही समझ सकता है जिसका भाग संख्या क्या रेडी रहे, 5। देखिए भाग संख्या जो 5 में है ना, वही चीजें भाग संख्या 6 में, बस नाम बदलेगा। इसलिए भाग 5 को ही हम पढ़ाएंगे, ठीक है। अब भाग 6 में हम केवल कंपैरिजन कर देंगे। वहां राष्ट्रपति है, सेम चीज यहां राज्यपाल। भाग 5 में प्रधानमंत्री, भाग 6 में मुख्यमंत्री। भाग 5 में सारी बातें किसकी कहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। और भाग संख्या 6 में सारी बातें किसके लिए क्या है, स्टेट गवर्नमेंट के। स्टेट की नहीं बोला है, स्टेट की परिभाषा अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 36 में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, स्टेट वगैरह, तो स्टेट गवर्नमेंट की बात का है। आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत नहीं। सर अब तो जनरल जाति वालों को भी छूट मिलता है, अब तो उन लोग को भी है, इकोनॉमिकल आधार पर उनको फाइनेंशियल स्टेटस पे उन्हें भी दिया गया है
आप में से बहुत सारे लोग आते होंगे उसमें, तो उसमें भी सब लोग को अब मिलता है। आगे बढ़े। ईडब्ल्यूएस, ये आपको देखो, ये इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, हम आगे जब पढ़ाएंगे ना रिजर्वेशन, तो उसमें आपको पढ़ाएंगे। अभी आप लोग हवा में है, ईडब्ल्यूएस क्या है। आप में से ये नहीं पता होगा कई को BC1 BC2 क्या होता है, या फिर क्रीमी लेयर क्या आता है, नॉन क्रीमी लेयर आता है, और उसमें काका कालेकर समिति क्या थी, मंडल आयोग क्या था। अतः जब चीज आएंगी हम आपको एकदम अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। लेट सपोज कीजिए कि जब हम आपको पढ़ा रहे थे मूल अधिकार, उस बीच अगर कोई लड़का लाइव में आप पूछते कि सर समान सिविल संहिता क्या है, तो उस चैप्टर में हम कितना बताते आप, यही कह के ना निकल जाते कि आगे आएगा तो बताएंगे। और जब हम आपको पढ़ाएं समान सिविल संहिता तो पूरा बताएं कि नहीं बताएं। तो अभी आप थोड़ा बहुत वेट कीजिए, आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन। बशर्ते क्या है ना कि आप बुक में पढ़ेंगे तो बुक वाला जो छापता है ना उसको पढ़ाना नहीं रहता है, तो कई सारी चीजों को एक के बार दे देता है। और हम लोग को क्या है, उस को पढ़ाना भी है, तो डिसाइड करेगा ना आदमी कि इस चीज को कहाँ कैसे पढ़ाया जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो भाग संख्या हम लोग क्या देखते हैं, 5। इसमें किसकी चर्चा है, सेंट्रल यानी संघ सरकार की चर्चा है, संघ सरकार की चर्चा है। ये बहुत बड़का है। आर्टिकल किससे चालू हो जाता है, 52, 151, 52 से 151 तक चर्चा है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। आपको कहां तक का PDF है, 100 तक का है, 100 तक का है। चलिए तो हम लोग इसमें देखना चालू करते हैं। इसमें सबसे पहले आते हैं राष्ट्रपति महोदय। राष्ट्रपति जब पढ़ लेंगे तो क्या पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे तो अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल पढ़ लेंगे तो उसके बाद मंत्री। क्या पढ़ लेंगे, मंत्री। इसी मंत्री में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, उप मंत्री, सचिव, कैबिनेट सेक्रेटरी पढ़ लेंगे। उसके बाद संसद पढ़ेंगे, उसी में निपटा देंगे लोकसभा और राज्यसभा, सभापति और उपसभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, संसद की समिति, प्रवर समिति, लोक लेखा समिति, ये समिति, संसद की बैठक, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। इसी में हम बजट देख लेंगे, प्राक्कलन समिति देख लेंगे, विधेयकों पर अनुमति, राष्ट्रपति का वीटो पावर, यही देखेंगे हम लोग सुप्रीम कोर्ट, यही हम लोग देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में अपील देखेंगे, यहाँ हम लोग देखेंगे CAG, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। जितना बड़ा चीज है सब इसी में निपट जाएगा। इसलिए जिनका भाग संख्या 5 छूटा गए काम से। इसलिए आप जो पटना वाले हैं ये उनके लिए जरूरी है। लाइव वालों का छूटेगा कौन चीज, पीछे जाके फिर देख लेगा। एप्लीकेशन वालों के लिए दिक्कत नहीं है, ये दिक्कत किसके लिए, आप बकलोलवा सबके लिए। भाग संख्या क्या है, 5। इसमें 36 से 51 तो पीछे छूट गया, 52 से 151, 100 को अनुच्छेद है इसमें। समझ में आ गया है, 100 अनुच्छेद है इसमें, एकदम पूरा याद रखेंगे। इसमें सबसे पहले हमें किसके बारे में पढ़ना है, राष्ट्रपति। किसके बारे में, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लाया गया। जैसे ब्रिटेन की महारानी होती है कुछ काम की नहीं, वैसे भारत के राष्ट्रपति होते हैं। इसका ट्रिक होता है पकानी कोका दुयोदशम। पकानी कोका दुयोदशम, पकानी कोका दुयोदशम। 4 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। पकानी कोका दुयोदशम, पकानी कोका दुयोदशम। कहां से चालू होगा ये, 52 से। कहां से चालू होगा, 52। जहां तक जा रहा है ले जाइए, चालू कहां से करना है, 52। जहां तक जा रहा है वहां तक जाइए। पकानी कोका दुयोदशम। आगे बढ़े, आगे बढ़ जाते हैं। देखो ये बकलोलो पूछ रहा है, प्रियांशु कुमार, सर संसद क्या होता है। यार तुम लोग नींद में उठ के क्लास करने लगते हो। देखो देखो यहाँ लाइव में जिंदा बकलोल शेर सासुरी क्या था, जिंदा पीर। और तुम्हारा क्या है ना, उधरे का शेर सासुरी ससाराम। अब वहां पे जिंदा बकलोल। आगे बढ़ते हैं, चलिए ध्यान से देखिए। इसका ट्रिक स्टार्ट होता है ऐसे, ट्रिक हो गया पकानी कोका दुयोदशम, पकानी कोका दुयोदशम। सर ट्रिक हिंदी में बोलिए। हिंदी है रे, इसको इंग्लिश लग रहा था। कहां से चालू होगा, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61। समझ में आ गया कि नहीं आ गया।
इसको ये नहीं देखना है कि कहां तक जाएगा। पकानी को का दुइयो दशम स्टार्टिंग पकड़िए, एक को बिछाते चल जाइए, समझ में खत्म हो गया। यहाँ पर नहीं समझ आया? कैसे बारात में आदमी को पहले बैठा दिया जाता है, प्लेट बांट दिया, ले बांट दे, यहाँ पे नहीं देखते उड़ा देता है ऐसे। देहात में तो और खतरनाक खिलाता है ऐसा। हाँ, बाल्टी में सब्जी लेके घूमेगा, सब्जी चले पकानी को का दुइयो दशम, वहां से क्या हो गया 52 से 61 तक बिछा देना है। टकला समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? 52 से 61। प से क्या हो गया, ध्यान से समझिए। आर्टिकल 52 में प है, प से होता है राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद। तो ध्यान से समझिए, राष्ट्रपति का पद है, किसमें है? 52 में है। तो कहेगा कि राष्ट्रपति का पद किस आर्टिकल में है? तो 52 में है। किस आर्टिकल में है? 52 में। किस देश के संविधान से आया है? यूके के। किस देश के संविधान से आया है? यूके के संविधान से आया है। राष्ट्रपति हमारे देश में राष्ट्राध्यक्ष हैं। क्या है? राष्ट्राध्यक्ष। क्या है? राष्ट्राध्यक्ष। शासनाध्यक्ष नहीं है। शासन राष्ट्रपति के पास में नहीं है, लेकिन राष्ट्र की जिम्मेदारी किसके पास है? राष्ट्रपति के। तो बताइए, राष्ट्रपति हमारे शासनाध्यक्ष हैं। क्या है? राष्ट्राध्यक्ष। कई ऐसी मीटिंग होती है जहां राष्ट्राध्यक्ष को जाना होता है तो राष्ट्रपति जाएंगे। बहुत सारी ऐसी मीटिंग होती है जहां शासनाध्यक्ष, जैसे ब्रिक्स समिट, ब्रिक्स समिट में राष्ट्राध्यक्ष नहीं जाता है, शासनाध्यक्ष जाता है। लेकिन कई ऐसे भी देश हैं जहां शासनाध्यक्ष और राष्ट्राध्यक्ष एक ही व्यक्ति होता है, जैसे जो बाइडेन, शासनाध्यक्ष भी वही है और राष्ट्राध्यक्ष। तो ऐसे देश को हम अध्यक्षात्मक कहते हैं। लेकिन जहां राष्ट्राध्यक्ष अलग हो और शासनाध्यक्ष अलग हो, उसे संसदीय कहते हैं। हम लोग किस में आते हैं? संसदीय में। हम लोग किस में आते हैं? आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत है? तो राष्ट्रपति क्या है? हाँ, राष्ट्राध्यक्ष है। कहां से लाया गया है? हाँ, ब्रिटेन। ये हमारे देश के वास्तविक प्रमुख नहीं है, बल्कि एक तरह के क्या है? औपचारिक प्रमुख। कहां से लाया गया है इनके पद को? ब्रिटेन से। तो देखिए आर्टिकल क्या है? 52। राष्ट्रपति देश का क्या है? राष्ट्रपति देश का औपचारिक प्रमुख होता है। क्या मेन होता है? नहीं होता। औपचारिक प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति का पद कहां से लाया गया है? ब्रिटेन से। कहां से लाया गया? ब्रिटेन से। आगे बढ़े, ये क्या होता है? राष्ट्राध्यक्ष। ये केवल फॉर्मेलिटी के लिए राष्ट्र का क्या होता है? प्रमुख होता है। आप कोई भी पासपोर्ट लीजिएगा ना, तो पासपोर्ट पे किसका सिग्नेचर है? मतलब किसके बिहाफ पे बनेगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कहते हैं कि मैं इस व्यक्ति का गारंटी लेता हूं कि इसे हम अपने देश से आप किसी भी दूसरे देश में जाने की अनुमति देते हैं। वहां कुछ भी करेगा तो आप इस व्यक्ति का कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके गारंटर हम हैं। आप विदेश में कुछ करिएगा ना, आपके साथ कौन लड़ जाएगा? राष्ट्रपति लड़ जाएगा। कौन लड़ जाएगा? राष्ट्र। भारत का कोई भी व्यक्ति अगर विदेश जाता है तो उसकी गारंटी कौन लेता है? राष्ट्रपति। इवन मोदी जी भी जाते हैं ना, तो उनके पासपोर्ट की गारंटी कौन लेता है? राष्ट्रपति। कि उल्टा सीधा कुछ करेंगे हमको बताइएगा, हमरे आदमी है समझ आ गया कि नहीं आएगा? कोई भी जाएगा तो कौन गारंटी लेता है? लेकिन जब राष्ट्रपति जाएगा तो ओकर गारंटी कौन लेगा? कोई नहीं, कहता हम खुद है। तो राष्ट्रपति जाएंगे तो पासपोर्ट लगेगा नहीं। तो कभी भी जो व्यक्ति क्या करता है? पासपोर्ट जारी करता है, उसका पासपोर्ट नहीं लगता है। तो एक आदमी हमसे कह रहा था कि भारत को आजादी भाड़ा पे मिला है, लीज पे। ऐसा नहीं बैल होता है सब। कबो को मन करता है ना उन सब को मतलब दांते काट ले आदमी। ऐसा सब का क्या इलाज है पता? ऐसे होंठ पकड़ के, होंठ को ऐसे राखी लगाइए, धूरा माटी और पकड़ लीजिए और साइड साइड से तन से काट दीजिए, ऐसे काट दीजिए और खींच दीजिए, ऐसे यहां तक लटक जाए राष्ट्रपति इनको लीज पे। तो हम कहे कैसे भैया? तो कहा कि देखिए इंग्लैंड की महारानी आती है ना तो पासपोर्ट नहीं लगता है उनका। हम कहे सुन, इंग्लैंड का कोई भी व्यक्ति जब विदेश जाता है ना, उसकी अकेले गारंटी कौन लेती है? इंग्लैंड की महारानी। ओकर गारंटी कौन लेगा? हाँ, कंगना रनौत का फैन होगा देखो चलो ध्यान से समझ। तो बात समझिए, इंग्लैंड की महारानी का क्या पासपोर्ट लगेगा? क्योंकि दुनिया इंग्लैंड के सारे लोग का पासपोर्ट कौन बनाता है? महारानी। ओकर कौन बनाएगा? कोई नहीं बना सकता यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो भारत के राष्ट्रपति का भी तो नहीं लगता है। तो हम उससे कहें सुन, भारत का देखो इंग्लैंड की महारानी का पासपोर्ट नहीं लगता है जब भारत में आता है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री का लगता है। हम कह रहे बैल कहीं का। घोड़ा की तुलना घोड़ा से करेगा ना, कि घोड़ा की तुलना मुर्गी से करेगा? देखो घोड़ा उड़ नहीं सकता है, मुर्गी उड़ जाती है। ताकतवर कौन? मुर्गी। अरे ससुरा कहीं का।
तू पढ़े लिखेगा नहीं, तुम नेता बन जाओ, तुम्हारे जैसे लोगों की ही जरूरत है, तुम्हारे ही लिए बना है आर्टिकल संख्या 79 जिसे हम लोग संसद कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो देखिए ध्यान से, हमारे प्रधानमंत्री का भी पासपोर्ट लगता है, सबका लगेगा, केवल किसका नहीं लगता है? वही गारंटी ले रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं। आप सबका आई कार्ड लगता है कि नहीं लगता? अलग बात है कि आप लेके नहीं आते हैं या फिर स्ट्रिक्टली, लेकिन जिस दिन पर आप लोग को आई कार्ड दे देंगे। अब एक्चुअली क्या है कि कोरोना वगैरह के चक्कर में गाइडलाइन है कि आई कार्ड नहीं चेक करना है क्योंकि गैदरिंग हो जाएगा। तो अभी कोरोना का खत्म हो रहा है धीरे धीरे, तो आई कार्ड आपका भी है, आई कार्ड हर एक स्टाफ का भी है, हर एक स्टाफ का है। जिस दिन जांच होगा स्टाफ को भी आई कार्ड दिखाना पड़ेगा, आपको भी आई कार्ड दिखाना पड़ेगा। इस आई कार्ड को किसने गारंटी लिया है? हाँ, तो हमारा आई कार्ड बनेगा, कौन गारंटी लेगा हमारा? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई गारंटी हम नहीं ले सकता, जिल्ले इलाही। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़े, आगे बढ़ जाते हैं। ए मैडम आई कार्ड लेंगे, कोनो आई कार्ड ना लेगी मैडम, ओके आवते पहले बात हर तरीका कोर्स कराते रहेंगे क्योंकि उन्हें खाली बैठल रहेगी हमरे दिमाग खाइए। ओसे अच्छा वो कितना पढ़ल रहेगा, अच्छा पढ़ ले लो, LLB कर लो 4 साल का। अरे 4 साल तो सुकून से जिएंगे, 4 साल LLB करा देंगे, यहाँ हम पढ़ाएंगे उसको वहां करके देंगे, तुम क्लास करो, पढ़ाने के बाद पूछते रहेंगे। 4 साल सुकून से रहेंगे, उसके बाद फिर सोचेंगे कि और कहाँ फंसाते हैं। एक काम करो फिर से, तुम कोई और काम कर, PG करो, डबल MA, डबल PG, मतलब जो उसको कभी भी खाली नहीं छोड़ेंगे क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर, हमरे दिमाग खा जाएगी। ओके, दिन रात कुछ ना कुछ में लगे ले रहा, झाड़ देंगे, पढ़ाई वढ़ाई करना नहीं है, ये सब नौटंकी है, कितना फिर ओकरा PhD में डाल देंगे, PhD के बाद डबल PhD कराओ, खाली नहीं छोड़ना है। खाली छोड़ने का मतलब आ बैल मुझे मार। कौन मरवाएगा भाई, उससे दिमाग खा जाएगी। इसलिए हमारा एक दोस्त था, उसकी पत्नी बहुत दिमाग खाती थी उसका, तो उसको पढ़ने का बहुत शौक था, बार बार उसको सुनाती थी, हमारा शादी हो गया नहीं तो हम बहुत अच्छे जॉब पे रहते। हम कह सुनना, एक काम कर, एक कह देगी अभी भी कौन सा देर हुआ है, पढ़ो। तो अब बेचारी खूब पढ़ती रहती है, इसका दिमाग कम खाते रहती है। आप लोग भी सब कीजिएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही फायदा है खान GS में पढ़ने का। यहां आपको LIC क्या कहता है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद। यहां क्या होता है, नौकरी के पहले भी नौकरी के बाद भी। हर तरह की शिक्षा मिलेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बताइए प से क्या हो गया, राष्ट्रपति का पद। आगे बढ़े, राष्ट्रपति का पद कह कि सर 14 तो लड़कों रहेंगे साहब के। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां हो गया। अब दूसरा क्या कर रहा है, कार्यपालिका। देखिए का से हो जाता है कार्यपालिका, तो कार्यपालिका प्रधान, कार्यपालिका प्रधान किसमें है, ये 53 में है। देखिए का से कार्यपालिका, तो कार्यपालिका की चर्चा 53 में। हमारे देश में जितनी भी कार्यपालिका होता है उसका औपचारिक 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 प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति। औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति। भारत में कुछ काम कहिए सर, आपके क्लास का कोई भी स्टूडेंट चाहे लड़का हो या लड़की सब समझदार हो गया, आप लोग भी समझदार हो गए, बढ़िया बात है, सब समझदार हो गया। चलो ध्यान से देखते हैं हम लोग। सब लोग देखो पढ़ाई पे मेन फोकस कीजिए और हंसी मजाक अपने अलग जगह पर है। तो भारत में कोई भी काम होगा, कार्यपालिका का मतलब होता है काम, अंग्रेजी में कहते हैं एग्जीक्यूटिव। फॉर्मली प्रेसिडेंट कौन होता है, फॉर्मल जो इसका मालिक होता है, अध्यक्ष होता है, प्रेसिडेंट कौन होता है, प्रेसिडेंट। एग्जीक्यूटिव का, किसका, एग्जीक्यूटिव। कोई भी काम करना होगा, फाइनल साइन उस पर किसका होगा, फाइनल साइन राष्ट्रपति का होगा। भले उस करे चाहे नहीं करेगा तो नौकरी से हटा दिया जाएगा। जैसे मान के चलिए कोई विधेयक पारित हुआ, किसान आंदोलन, किसान का आंदोलन करे, किसान विधेयक लोकसभा में जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, क्या कानून बन जाएगा, उसको भेजना पड़ेगा किसके पास, और उसकी मजबूरी है साइन करना ही पड़ेगा।
औपचारिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। साइन किसका हो गया? राष्ट्रपति। किसी को फांसी की सजा माफ करना है, सारा काम गृह मंत्री करेगा। लास्ट फाइनल साइन करने के लिए किसको भेजा? अपनी मर्जी से वो साइन नहीं करता है, कह दिया साइन कर दीजिए, हो गया साइन हो गया, जबरदस्ती करा देता है। कोई विदेश से हम लोग को समझौता करना है, जैसे अभी हम लोग S-400 मिसाइल भारत में आ गया, S-400 हम लोग ला दिए आप। इसका डील हुआ था जब पुतिन आए थे भारत में, तब 2018 में साइन सब कुछ। मोदी जी गले वाले मिले, एकदम देखते हैं मोदी जी एकदम तुरंत गले वाले मिल लेते, आ इधर तोरो ठग तो हम गुजरात से लो तुरंत यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं? तुरंत गले वाले मिल लेते हैं, कहते चूना लगाओ रेख रहा है यहाँ पर तो उससे लिए S-400 की समझौता हुआ, लगभग 37,000 करोड़ यानी 40,000 करोड़ की डील थी ये, 1000 करोड़ में लगभग 40,000 करोड़। तो ये डील हुई, फाइनल साइन मोदी जी का भी हुआ, अब पुतिन का हुआ। लास्टली साइन कौन किया? राष्ट्रपति। अगर समझ में आ गया? फॉर्मल मतलब होता है कि काम नाम के लिए, बस फॉर्मेलिटी निभाने के लिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? ऐसा आपको फील कब होगा? जब आपकी शादी ब्याह जब होगी ना, तो आपके शादी ब्याह का सारा किससे शादी होना है किससे नहीं होना है, ये ज्यादा डिसाइड मम्मी करेंगी। आप इस चीज को देखिएगा, ज्यादा डिसाइड कौन करेगा? मम्मी। और राष्ट्रपति के तौर पे कौन रहेंगे? पापा। हाँ ठीक लग रही है, ठीक है। जहां कहेंगे कि नहीं ठीक लग रही है, वो सुना देंगे आप कौन मार बढ़िया है नहीं समझ में आया? ठीक है लग रही है यहाँ पे बेचारा पिताजी की जिम्मेदारी है, जाके देखो खाना वाना कैसन बन रहा है, कार्ड छपाया कि नहीं छपाया। आप इस चीज को देखिएगा। लड़की लोग में भी नहीं, पता नहीं, लड़की सबका तो शायद पापा ही डिसाइड करते होंगे, क्योंकि वही को उन्हीं को पता रहता है कैसन लड़का है कैसन नहीं है। चरसी गजेड़ी इस सब टाइप का नहीं रहना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं है? इस सबसे ब्याह शादी नहीं करना चाहिए। सोचा इस सबसे जितना पियक्कड़ सियक्कड़ इस सबसे दूर रहना चाहिए। यहाँ पे कैसे पता चलेगा? पता चल जाता है। पता देखिए ये क्यों पता चल जाएगा? क्योंकि इंगेजमेंट के बाद तुरंत तो ब्याह नहीं होता है, तो वहां पे धीरे धीरे किसी से पता कराने रहना चाहिए। उसके अंदर कोनो ऐब हो लेकिन पियक्कड़ नहीं होना चाहिए, सबसे खराब ऐब होता है। ये चीजों को लड़की लोग इस चीज का ध्यान रखिए। कैसनो रहे, तनी गरीब रहे चलेगा, सब कुछ रहे चले, पियक्कड़ नहीं रहना चाहिए, सोच रहा बहुत खराब होता है। तो घर में देखिए पिताजी किस रूप में रहते हैं? राष्ट्रपति के। डिसीजन फाइनल कौन ले लेती है? मम्मी। अप्रूवल के लिए किसको भेज देती है? हाँ, उनके मजा ले काट देंगे, क्या जरूरत उनका। एक बार हम पापा से पूछे, पापा आप कभी कभी किसी मैटर पे राजी नहीं भी रहते हैं, फिर भी आप मम्मी के बात क्यों मान लेते हैं? अरे क्या माथा नोचवाई बाबू मान लो जो करनी है सबके सब लोग के साथ यही होता है। तो पिताजी किस तरह अपने काम करते हैं? औपचारिक। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये हो गया आपका का से क्या हो गया? कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान। लेकिन कह देगा कि वास्तविक प्रधान कौन होता है? वास्तविक शक्तियां किसके पास होती हैं? पीएम के पास होती है। किसके पास होती है? पीएम। किसी का ट्रांसफर करना है, जैसे मान के चलिए कोई राज्यपाल है, उसको यूपी से उठा के उसको केरला का राज्यपाल बनाना है, भेजेगा कौन? राष्ट्रपति। साइन किसका रहेगा? राष्ट्रपति का सब कुछ। अब उसके पीछे सारा डिसीजन किसका रहेगा? पीएम का। पीएम अपने लेटर पैड पर साइन कर देंगे, फलाना राष्ट्रपति राज्यपाल को बिहार से उठा के अब भेज दीजिए अंडमान निकोबार, जहां यहां से। कश्मीर के राज्यपाल बदल गए कि नहीं बदल गए? पहले वहां के सत्यपाल मलिक जी थे, अभी वहां पे कौन है? मनोज सिन्हा जी। सत्यपाल मलिक जी जो थे वो थोड़ा सा ना मतलब बहुत ब्रॉड माइंडेड थे, और उनको ना एक खराबी कहिए या अच्छाई कीजिए, अपने परिवार में भी गलती रहता था तो सबके सामने बोल देते थे कि हमारे परिवार में ये गलती है। तो कश्मीर को काफी कॉम्प्लिकेटेड ढंग से संभाल के रखे थे। उन्हीं के वक्त में 370 हटा, मार बवाल हो गया, छाती पीटता था सबके, हमरे लाश पे से गुजरना पड़ेगा। सत्यपाल मलिक कहेंगे तो क्या दिक्कत है गुजरने में इसमें कौन सा बड़ा बात है लाश से गुजरने का? हम लाश पे बैठ के खाना खा लेंगे, मरो यार आदमी अजीब आदमी है यहाँ में। अरे बता रहे लाश पे से गुजर रहा हो, कौन सा बड़ा बात है, गुजर जाएंगे आप। लेकिन अभी जब से ये आए हैं मनोज सिन्हा जी, अब कहाँ मिस्टेक हो रहा है इनको भी एक बार सोचना चाहिए, क्योंकि कश्मीर अभी थोड़ा सा फिर से अशांत हो गया। आप देख रहे हैं आप हर 1-2 दिन पे ऐसी घटनाएं सुन। लेकिन जब 370 हटा था तो बहुत तगड़ा स्टिक एकदम शांत किए थे, बहुत एकदम स्टिक थे एकदम, किसी को भी मतलब जल्दी
चढ़ने, अब थोड़ी थोड़ी मिस्टेक सबसे हो जाती है वहां पर। तो बताइए, किसी भी राज्यपाल को चेंज करने के लिए तो प्रधानमंत्री ही जिम्मेदार है, लेकिन नाम किसका लगा लेते हैं? राष्ट्रपति। तो कोई भी काम होगा, पर्दे के पीछे कौन कर रहा होता है? हाँ, प्रधानमंत्री। सामने कौन कर रहा होता है? बदनाम कौन हो जाता है? राष्ट्रपति। लेकिन देश के लोग भी अब भाग गए कि बेचारा ये कुछ नहीं करता है, छोड़ो इसको, कोई दिक्कत नहीं। कृषि कानून पर जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करते, क्या कानून बन जाता है? नहीं। लेकिन अभी राष्ट्रपति भी अपनी गरिमा को उतना अच्छा नहीं बचा पा रहे। ज्ञानी जैल सिंह जब राष्ट्रपति थे तो संसद के लोकसभा और राज्यसभा से विधेयक पारित होकर गया था, डाक संशोधन विधेयक, जिसमें आम जनता के कुछ अधिकारों को सीमित किया गया था। इसलिए ज्ञानी जैल सिंह ने उस विधेयक को पता था कि अगर साइन कर देंगे तो कानून बन जाएगा, लौटा देंगे तो मजबूरी हो जाएगी, अगर दोबारा विधेयक को भेजे तो साइन करना ही पड़ेगा, नहीं तो नौकरी से चल जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया? साइन नहीं किया, अना लौटेबे किए, जेबे में रख के घूम रहे हैं, कह रहे साइन कर देंगे बाद में जाओ। तो कह रहे कि वापस भेजिए, कह रहे तू ही ध्यान होशियार है, वापस भेजेंगे, तुम दोबारा वापस भेजेगा हमको तो पारित करना पड़ेगा। हो गया, अटक गया, साइने नहीं किए। तो भैया संविधान में ये लिखा ही नहीं है कि राष्ट्रपति कितने समय के अंदर साइन करेंगे, लेके घूम रहे। 2021 तक वो राष्ट्रपति के टेबल पे अभियो रखा है। प्रणब मुखर्जी जब इससे पहले राष्ट्रपति बने थे ना, तो उनसे पूछा गया था कि इस पे साइन करेंगे, तो कहे नहीं, ज्ञानी जैल सिंह करेंगे। अज्ञानी जैल सिंह मर चुके हैं। तो अगर राष्ट्रपति को यह आभास हो जाता है तो वो ऐसा काम कर देते हैं। लेकिन हमेशा से देखिएगा, हर इंसान राष्ट्रपति अपने ही पार्टी के आदमी को बनाता है और गलत भी नहीं करता है, भैया उसी की पार्टी की सरकार है, तो ये भी होता है। लेकिन राष्ट्रपति के पास ये पावर है। तो कृषि कानून में कई सारी खामियां भी हैं, कई सारी अच्छाइयां भी हैं। किसी भी कानून में थोड़ा सा आगे पीछे हजमे रहता है, लेकिन फिर भी 1 साल हो गया किसान वाले मैटर को लेकर। तो राष्ट्रपति चाहते तो उस पर साइन करने से रोक सकते थे कि नहीं? रोक सकते थे। तो औपचारिक प्रधान कौन होगा? राष्ट्रपति। अवास्तविक प्रधान पीएम होता है। कोई भी डिसीजन वास्तविक रूप से कौन लेता है? पीएम। और साइन किससे करवा लेता है? मान के चलिए कोई राजदूत बना आईएएस में, यूपीएससी के एग्जाम में, आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंग्लैंड का राजदूत बना, बहुत तेज तर्रार है। मोदी जी को लगा कि भाई बहुत तेज तर्रार है, ऐसे राष्ट्रपति की ऐसे राज्यपाल की जरूरत हमको कहाँ है, मतलब ऐसे राजदूत की जरूरत चाइना में है। भाई तेज तर्रार को वैसे देश में रखा जाता है ना, यहाँ अब जैसे पाकिस्तान में, चाइना में, ब्रिटेन में, अमेरिका में जो राजदूत जाते हैं लोग, बड़का खोपड़ा वाला जाता है सब, क्योंकि इन लोग के साथ बैलेंस। अब ब्रिटेन और अमेरिका के साथ ये है कि रिलेशन अच्छा रखना है, ऐसे सुराई पाकिस्तानी या चाइना के साथ रखना है कि इसमें एकदम धूर्त आदमी चाहिए, कनिंग टाइप का, एकदम खतरनाक। तो वो डिसीजन प्रधानमंत्री लेते हैं, लेकिन ट्रांसफर कौन कर देता है? राष्ट्र। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद चालू होता है 54 में निर्वाचन। निर्वाचन एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान होता है। बाउंस कर गया होगा ऊपर से, कल समझाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।